नमस्कार। जनादेश यूट्यूब चैनल के लिए मैं आशुष सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कर्तव्य पथ पर सलामी ली। वहीं 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हो रही है और 9 फरवरी को उसका समापन हो जाए। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होते ही 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। सब विदित है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से चुनावी राजनीति शुरू की है तब से अभी तक वो कोई भी चुनाव नहीं आया। 2024 का चुनाव पीएम मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस चुनाव में वो अपनी अजय यात्रा को जारी रखते हैं या उस पर विराम लगता है, ये तो चुनाव नतीजों के बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल हम एक नजर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक की यात्रा पर डालते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2001 अक्टूबर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फरवरी 2002 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ गुजरात के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव हो रहे थे, उसमें राजकोट वेस्ट सीट से वो 15,000 मतों से निर्वाचित हुए। इत्तेफाक से निर्वाचित मुख्यमंत्री को 2 दिन बाद ही गोधरा कांड का सामना करना पड़ा। खैर वो उसमें हालात को संभालने में सफल रहे और इसी साल दिसंबर में उन्होंने सूबे के आम चुनाव का सामना किया। इस चुनाव में मुख्यमंत्री मोदी ने अपार सफलता हासिल की और भारतीय जनता पार्टी पहली बार गुजरात में 127 सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन 2007 का चुनाव मोदी ने विकास पर लड़ा। दुर्भाग्य से इस चुनाव में भाजपा को 10 सीटों का नुकसान हुआ और वो 117% कर रहे थे। लिहाजा तीसरा चुनाव 2012 का चुनाव सीएम मोदी के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी और ये चुनाव उन्होंने विकास पर नहीं बल्कि देश के भावी प्रधानमंत्री के चुनाव अभियान पर लड़ा। इत्तेफाक से नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज चुनाव अभियान में पहुंची तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या सीएम मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सुषमा जी ने अपने चित परिचित अंदाज में कहा कि वो अच्छे प्रशासक हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बस ये मुहिम परवान चढ़ गई और उसके बाद अगर आप निगाह डालेंगे उस 2012 के गुजरात चुनाव में तो ये प्रचार होने लगा कि देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे और उनके बाद सूबे में मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा वगैरह वगैरह। वो तीसरा चुनाव सीएम मोदी जीते, लेकिन इस चुनाव में उनको 2 सीटों का नुकसान हुआ और वो 115%। उसके बाद भाजपा के अंदर यूं तो अब तक कोई पीएम पद के दावेदार की चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके बाद चर्चा शुरू हुई और पीएम मोदी अपनी इस मुहिम को परवान चढ़ाने में उस वक्त कामयाब हुए जब भाजपा अध्यक्ष
राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने ये तय किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी पार्टी के अधिकृत प्रधानमंत्री उम्मीदवार हों। मोदी जी ने, सीएम मोदी ने राष्ट्रव्यापी चुनाव अभियान शुरू किया और उनका नारा था 60 साल बनाम 60 महीने, गुजरात का विकास मॉडल और 2G 5G तक पहुंच गया है, तो उस पर चर्चा कभी बाद में करेंगे। और 60 साल बनाम 60 महीने अब 2047 तक पहुंच चुके हैं, लिहाजा इस पर भी चर्चा बाद में ही है। गुजरात का विकास मॉडल जो अब प्रधानमंत्री मोदी का देश का विकास मॉडल बन चुका है, तो आज चर्चा हम विकास मॉडल पर करेंगे। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया की स्थिति थी, हमारे देश की स्थिति भी वैसी ही थी। तो विकास की एक पूरी परिकल्पना की जानी थी और इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया। इसके बाद 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इस योजना का जो मुख्य फोकस था वो था कृषि प्रधान देश में कृषि के साथ साथ औद्योगिकरण के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया जाए। ये सिलसिला जारी रहा, पंचवर्षीय योजनाएं बनती रहीं, देश का विकास होता रहा। किस योजना को प्राथमिकता देनी है, किसको नहीं देनी है, ये चुनाव आयोग तय करता रहा। 2012 में इस देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो अभी तक की आखिरी पंचवर्षीय योजना है, वो लागू की गई। इस पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य फीचर्स थे, जो विशेषताएं थी, वो थी गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार पैदा करना, स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना, उच्च शिक्षा तक लोगों की पहुंच पर बढ़ाना, 3 साल के बच्चों में कुपोषण कम करना, देश के सभी गांवों तक बिजली मुहैया कराना, 50% परिवारों को बैंकिंग सेवा से जोड़ देना और ये सुनिश्चित करना कि देश के 50% गांव तक पीने का पानी यानी कि नल से जल पहुंच जाए। ये लक्ष्य 2017 तक पूरे होने थे। अब आप पिछले एक दशक पर निगाह डालें तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले औद्योगिक बिजली का मुद्दा उठाया और प्रचार हुआ कि पीएम मोदी ने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचा दी। दूसरा मुद्दा बैंकिंग, जनधन खाते, यानी कि पूरे देश को बैंकिंग सेवा से जोड़ दिया। दरअसल ये दोनों मुद्दे 2012 की पंचवर्षीय योजना के ही मुद्दे थे और योजनाबद्ध विकास जो कि 1951 से चल रहा था, उसके लिहाज से देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि 2012 तक बिजली का काम लगभग 80 से 85% पूरा हो गया होगा और बैंकिंग सेवा जो 90% की बात कर रहे थे 2012 में भारत सरकार, वो काम भी करीब 75-80% के आसपास हो चुका, ग्रामीण क्षेत्र तक लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ लिया गया हो।
तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो था जल को नल से ग्रामीण इलाकों में पहुंचाना। आप अब निगाह डालेंगे 50% गांव तक देश के, अगर 6 लाख गाँव हैं तो कम से कम 3-3.25 लाख गाँव तक 2017 में नल से जल मुहैया हो जाना चाहिए था। 2024 के चुनाव में मोदी जी इस योजना को बहुत बड़े पैमाने पर लागू कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देश के इतने घरों तक जल जो है वो नल के माध्यम से पहुंच चुका है। सवाल ये है कि एक गांव में घर की संख्या तो बढ़ सकती है, गांव तो एक ही रहता, पिता ने से बड़ा बेटा अलग घर में रहने लगा तो 2 घर हो जाएंगे। तो बिजली जैसे देश के सारे गांवों में यानी कि 100% गांव तक पहुंचने की बात थी, उसी तरह पानी का भी गांव में पहुंचाने की बात थी। ऐसी जानकारी अब हमको मिलती नहीं। आप कहेंगे कि उसमें क्या हो गया? जी, पहले जब पंचवर्षीय योजना आती थी तो हम लोग को प्राथमिकता मालूम रहती थी कि ये प्राथमिकता है, इन पे फोकस करना है, ये सामाजिक क्षेत्र की है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की है, ये है। तो हम साल भर समीक्षा करते थे कि इसमें सरकार पीछे रह गई कहाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने आते ही वो व्यवस्था खत्म कर दी और योजना आयोग को नीति आयोग में तब्दील कर दी। अब योजना क्या बनती है, कौन सी प्राथमिकता है, ये हमको पता नहीं रहता। अब मैं आपको लाता हूँ योजनाबद्ध विकास और जो मोदी जी का नया मॉडल है चुनावी विकास, वो उस पर एक निगाह डालते हैं। योजनाबद्ध विकास था कि देश के कौन कौन सी योजनाओं का एक ब्लूप्रिंट तैयार है और अब उसको सेंटर की मंजूरी दी जा सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप पीएम मोदी के ही कार्यकाल की बात करें तो आप देखेंगे कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। पहली परियोजना थी असम से अरुणाचल प्रदेश तक नदी पर पुल बनाना। भूपेंद्र हजारिका ब्रिज 9.15 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज 2017 में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इसको तैयार करने के लिए पहली बार 2003 में एक प्रस्ताव आया, क्षेत्रीय लोगों ने रखा और इसके ऊपर काम शुरू हुआ कि ये संभव है या नहीं है। और ब्लूप्रिंट तैयार होते होते, फाइल कंप्लीट होते होते वो 2011 में मंजूरी तक पहुंचा। 2011 में जब मंजूर हो गया पुल तो इसका लक्ष्य रखा गया था कि वो 2016 में पूरा कर लिया जाए, लेकिन वो 2017 तक गया। 2014 तक कितना काम हुआ था ये आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन कहना क्या मतलब ये है कि जो प्रायोरिटी क्या थी, ये उस सरकार ने इस पुल को 2000 में क्यों मंजूरी दे दी? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सेंसिटिव इलाका था और वहाँ तक अपनी पहुँच तेज करना, यानी कि सैन्य सामग्री ऊपर तक पहुँचाना, बॉर्डर तक आसानी से पहुँच सके, उस प्रायोरिटी को देखते हुए उस फिल्म को मंजूरी दी गई थी। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं उस वक्त हो, लेकिन वो देश की रक्षा के लिहाज से एक बड़ा प्रोजेक्ट था और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। इसी तरह अब हम जम्मू से श्रीनगर तक की जो सुरंग बनी है उसकी शुरुआत 2011 में हुई और उसका क्या लाभ है, बॉर्डर तक किस तरह से हम तेजी से आज पहुंच रहे हैं। तो दोनों की एक प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी और योजनाबद्ध तरीके से वो सब काम हो रहा था। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इन दोनों का उद्घाटन किया। अब हम आते हैं कि मोदी जी ने जो अभी आखिरी में पिछले दिनों
मुंबई को नवी मुंबई तक जोड़ने वाला एक पुल का, समुद्र पे बनने वाले एक पुल का उद्घाटन किया है। ये पुल बनने की जो योजना थी वो 1990 में आई थी। फिजिबिलिटी वगैरह वगैरह काफी होने के बाद 2016 में इसको मंजूरी मिली और 2024 में वो उसका उद्घाटन। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रायोरिटी के हिसाब से जो काम होता था वो अब आपको नहीं मिलेगा। अब क्या है, अब यह है कि जब किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, अचानक मोदी जी उस राज्य के दौरे शुरू कर देते हैं एक साल पहले, और क्या चुनाव, क्या योजना है, क्या परियोजना है, क्या प्राथमिकता है, इसका जानकारी हम लोगों को ज्यादा नहीं मिलती। हाँ, ये होता है कि इतने करोड़ रुपए की सौगात मोदी जी ने विकास के नाम पर दी। तो कहने का है कि योजनाबद्ध विकास को चुनावी विकास में तब्दील कर दिया है। उसकी गति क्या है, प्रायोरिटी किस चीज की क्या है, आपको हमको कुछ नहीं मालूम। देश अनभिज्ञ है उन चीजों से, और सिर्फ जो कुछ जानकारी मिलती है वो भाषणों से मिलती है कि अब देश का बहुत तेज विकास हो रहा है। असली विकास क्या है, कैसे है, इसका ना हम आकलन कर सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे इस वक्त जल से नल वाली योजना को देखिए, प्रचार चल रहा है। दरअसल मोदी जी कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। कितना विरोधाभास है। जो देश 1971 में 2 युद्ध लड़ने के बाद, चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के बाद जिस विकास तक पहुंचा था 25 साल, आजादी के 25 साल में, अब 100 साल पूरे होने के आखिरी 25 सालों में वो 81 करोड़ देशवासियों को 5 किलो अनाज दे रहा है जीवित रहने के लिए, और देश को बताया जा रहा है कि वो 2047 में विकसित राष्ट्र होगा। तो ये विरोधाभास है, और मोदी जी अपने इस पूरे अभियान में सफल होते हैं या नहीं होते हैं ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, अपने तीसरे कार्यकाल में उन्होंने सीएम की तरह, जब सीएम का तीसरा चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने देश का भावी प्रधानमंत्री होने की बात कही थी, अब ये जो अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए पीएम का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने इस देश को पूरी तरह से राममय कर दिया है। विकास कहीं छटपटा रहा है और देश राम के नाम पर उनको तीसरी बार लेने जा रहा है। क्या वो अपने इस प्रयास में सफल होते हैं, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। फिलहाल हम आप तक ऐसी ही जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। जाते जाते आपको ये कहना नहीं भूलना चाहता हूं कि सब्सक्राइब करें, तभी हम देश की सही तस्वीर, अच्छे दिनों की सही तस्वीर आपके सामने लाते रहेंगे कि देश कहाँ जा रहा है और क्या वो 2047 में विकसित राष्ट्र हो जाएगा। नमस्कार।